कौन एक गैर सेलुलोसी रेशा है? नायलॉन है। गैर सेलुलोसी रेशा कौन है? नायलॉन है। सेलुलोजी रेशा कौन है? नायलॉन है। गैर सेलुलोजी रेशा कौन है? नायलॉन है। बाकी जूट, रेयॉन, लिनन ये सब ऑर्गेनिक चीज़ है, ठीक है। गैर सेलुलोसी रेशा जो केमिकल तरीके से बनाता है। सेलुलोसी रेशा कौन है? नायलॉन है। सेलुलोसी रेशा कौन है? नायलॉन है। सेलुलोसी रेशा कौन है? नायलॉन है। गैर सेलुलोसी रेशा कौन है? गैर सेलुलोसी रेशा कौन है? नायलॉन है। गैर सेलुलोसी रेशा कौन है? नायलॉन है। किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एंटीसिड का। किस औषधि का उपयोग, यानी ये एंटीसिड क्या है? एक औषधि है। एंटीसिड क्या है? कि दवा है, ठीक है, औषधि है। उसका उपचार अपच का उपचार करने के लिए होता है। एंटीसिड का उपचार किया जाता है अपच के उपचार के लिए। अपच का उपचार करने के लिए एंटीसिड का यूज किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए एंटीसिड का यूज किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए एंटीसिड का यूज किया जाता है। एंटीसिड का यूज किया जाता है अपच को इलाज में, ठीक है। अपच के इलाज में यूज होता है। अपच के उपचार करने के लिए एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है। किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार में किया जाता है? एंटीसिड का। एंटीसिड का क्या है? अपच के उपचार में यूज होता है। एंटीसिड क्या है? अपच के उपचार में यूज होता है। एंटीसिड क्या है? अपच के उपचार में यूज होता है। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन है? एस्पिरिन है। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन है? एस्पिरिन है। पीड़ानाशक कौन है? एस्पिरिन है। पीड़ानाशक कौन है? कौन सा औषधि पीड़ानाशक है? और एस्पिरिन। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन है? एस्पिरिन है। औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन है? एस्पिरिन है। औषध पीड़ानाशक एस्पिरिन है। पीड़ानाशक एस्पिरिन है। पीड़ानाशक कौन है? एस्पिरिन है। ओके। यूरोट्रोपिन तो आपको पेशाब में इलाज के लिए यूज किया जाता है। ओके। यूरोट्रोपिन का प्रयोग पेशाब में किया जाता है। जबकि एस्पिरिन क्या है? पीड़ानाशक दवा है। एस्पिरिन क्या है? पीड़ानाशक दवा है। गैर सेलुलोसिक रेशा कौन है? नायलॉन है। कौन सा बहुलक निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? पीवीसी तुम्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये देखिए, ये जो है कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट है। ओके। जबकि ये सेलुलोज ख़त्म हो सकता है। बहुलक है, ठीक है, जैव बहुलक है, जो कि स्टार्च भी ख़त्म हो सकता है, प्रोटीन भी ख़त्म हो सकता है। कौन सा बहुलक जैव भी निम्नलिखित नहीं किया जा सकता है? सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन किया जा सकता है, पीवीसी नहीं किया जा सकता। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जिसे जैव निम्नीकृत नहीं हो सकता है, डिग्रेड नहीं हो सकता। डिग्रेड पीवीसी नहीं हो सकता। पीवीसी क्या डिग्रेड नहीं हो सकता? पीवीसी जो है डिग्रेड नहीं हो सकता। बाकी स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। डिग्रेड सेलुलोज होता है, स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। सेलुलोज हो सकता है जो पेड़ पौधे में पाया जाता है। स्टार्च आपको आलूओं में पाया जाता है। प्रोटीन तो आप समझिएगा दूध वगैरह में पाया जाता है। पॉलीथीन तथा पीवीसी क्या है आपका? थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन और पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक है पीवीसी। पॉलीथीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन और पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, जो जैव निम्नीकृत है। पीवीसी क्या है? जैव निम्नीकृत है, जो ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक होगा। थर्मोसेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक होगा पीवीसी और प्लास्टिक। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जिलियस ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जिलियस ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जिलियस ने। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया का पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है। प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? कार्बनिक यौगिक यूरिया है। पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया, जिसमें 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। NH2CO NH2 फार्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ यूरिया बनाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन के चारों ओर संयोजकता होती है। चारों ओर क्या होती है? संयोजकता है कार्बन के ओर, जो सम चतुष्फलक कहलाते हैं, ठीक है। सम चतुष्फलक के एंगल होता है 109 डिग्री 2.5 मिनट होता है, ठीक है।
किनारों की चार दिष्ट होता है, कार्बन केंद्र में होता है। यह पहला सबसे पहले किसने बताया था? लीबेल वॉन हर्प ने बताया था। कार्बन सेंटर में होता है, चारों संयोजकता से जुड़ा होता है। किसने बताया था? लीबेल एंड वॉन हर्प ने बताया था। लीबेल एंड वॉन हर्प ने बताया था। लीबेल एंड वॉन हर्प ने बताया था क्या कि कार्बन सेंटर में होता है, चारों ओर संयोजकता होता है। चारों ओर क्या होता है? संयोजकता होता है। लीबेल एंड वॉन हर्प ने बताया था। किसने बताया था? लीबेल एंड वॉन हर्प ने क्या बताया था कि कार्बन सेंटर में होता है, चारों ओर संयोजकता होता है। असम चतुष्फलक बनाता है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो कौन होगा सबसे ज़्यादा? सेलुलोज होगा। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक बोल रहा है, ऑर्गेनिक ही कंपाउंड पूछ रहा है, केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सेलुलोज होगा। ठीक है, सेलुलोज होगा। और फल जो मीठा लगता है फ्रक्टोज के कारण मीठा लगता है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन। देखिए सभी कार्बनिक यौगिक में बोला है, सभी यानी हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाएगा तो कार्बन निश्चित पाया जाएगा। सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन जरूर पाया जाता है। सभी कार्बनिक यौगिक में बोला है, केमिकल प्रोसेस में नहीं बल्कि कार्बनिक यौगिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बोला है। तो कार्बन हमेशा मौजूद रहेगा ही रहेगा। नाइट्रोजन 46% रहता है अमोनिया में। ओके, सॉरी दोस्तों, सेटिंग बिगड़ गया था। प्राकृतिक रबर का बाष्पीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो गंधक के साथ गर्म करने पर। प्राकृतिक रबर का बाष्पीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? गंधक के साथ गर्म करना पड़ता है। प्राकृतिक रबर को बाष्पीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्राकृतिक रबर का बाष्पीकरण करना है तब गंधक के साथ गर्म करना पड़ेगा। प्राकृतिक रबर है तब उसको क्या करना पड़ेगा? गंधक के साथ गर्म करना पड़ेगा। प्राकृतिक रबर है यानी नेचुरल रबर पाया है, उसको गंधक के साथ गर्म करना होगा तब बाष्पीकरण होगा। बाष्पीकरण करने के लिए क्या करेंगे? गंधक के साथ गर्म करेंगे। किसको? प्राकृतिक रबर को। किसको? प्राकृतिक रबर को क्या करेंगे? गंधक के साथ गर्म करेंगे तब ये बाष्पीकरण होगा। यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रिया की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया किया जाता है। यूरिया को करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का प्रयोग किया जाता है हैबर प्रोसेस के अनुसार। ओके, फलों के मीठा स्वाद कारण होता है क्या? फ्रक्टोज होता है। फलों का मीठा होने के कारण क्या? फ्रक्टोज है। फलों का मीठा होने के कारण क्या? फ्रक्टोज होता है। फलों का मीठा होने के कारण क्या? फ्रक्टोज है। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक है किसके? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के, या कार्बन हाइड्रोजन के। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के होंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। देखिए बिच्छू बूटी जिसे नेटॉल कहते हैं, नेटॉल की पत्ती के छूने पर जलन पैदा होती है, यह किसके अंतःक्षेपण के कारण होती है? तो मेथेनोइक एसिड के कारण। बिच्छू बूटी जिसे नेटॉल कहते हैं, बिच्छू बूटी को क्या कहते हैं? नेटॉल कहते हैं। बिच्छू बूटी को क्या कहते हैं? नेटॉल कहते हैं। बिच्छू बूटी पत्ता होता है, उसे छूने से क्या होता है? जलन होता है। बिच्छू बूटी के पत्तियों को छूने से जलन पैदा होती है। ठीक है, यह किसके अंतःक्षेपण से होता है? मेथेनोइक एसिड हाथ में चला जाता है जिस कारण से क्या होता है? जलन होता है। नेटॉल की पत्तियों को छूने से क्या कौन सा एसिड मिलता है? मेथेनोइक एसिड से। नेटॉल की पत्तियों को छूने से जलन पैदा होती है किसके कारण? मेथेनोइक एसिड के कारण। नेटॉल की पत्तियों को छूने से जलन पैदा होती है किसके कारण? मेथेनोइक एसिड से। नेटॉल की पत्तियों को छूने से जलन पैदा होती है किसके कारण? मेथेनोइक एसिड से। नेटॉल की पत्तियों के कारण जलन पैदा होती है किसके कारण? मेथेनोइक एसिड के कारण। नेटॉल की पत्तियों के कारण जलन पैदा होती है किसके कारण? मेथेनोइक एसिड के कारण। मेथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है? नेटॉल की पत्तियों में। मेथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है? नेटॉल की पत्तियों में। मेथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड में पाया जाता है नेटॉल की पत्तियों में, जिस कारण से जलन पैदा होती है, अंतःक्षेपण हो जाता है। ओके, साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में हो गया। कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो कौन है? पोटेशियम क्लोराइड है, टीएनटी है, टीएनजी है। ठीक है, टीएनटी भी है, टीएनजी भी है, ट्राइनाइट्रोटोलिन ट्राइनाइट्रो बेंजीन भी है, पोटेशियम क्लोराइड भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म नहीं होगा। नाइट्रो क्लोरोफॉर्म नहीं होता है, एक्सप्लोसिव नहीं है। नाइट्रो क्लोरोफॉर्म एक्सप्लोसिव नहीं होता है। नाइट्रो क्लोरोफॉर्म एक्सप्लोसिव नहीं है। बाकी टीएनटी है, टीएनजी है, पोटेशियम क्लोराइड है।
पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट है, TNT है, TNG है, ठीक है, TNB भी है। ये सभी क्या है आपका विस्फोटक है। निम्न में से किस विस्फोटक का नोबेल तेल कहते हैं? TNG को कहते हैं नोबेल तेल। नोबेल तेल किसे कहा जाता है? TNG को। ठीक है, नोबेल तेल किसे कहा जाता है? TNG को। 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 नोबेल तेल किसे कहा जाता है? TNG को, ठीक है। जबकि TNT आपका ये सब क्या विस्फोटक है। ताजे धावों के लिए आयोडीन का डिंचर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है क्या? क्या नहीं होता है? एसीटोन नहीं होता है। ताजे धावों के लिए आयोडीन डिंचर एक प्रतिरोधी होता है, ठीक है। ताजे धावों के लिए आयोडीन टिंचर एक प्रतिरोधी है। यह तात्विक आयोडीन एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है क्या? एसीटोन नहीं है। तो बाकी जल होता है, अल्कोहल होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। आयोडीन का डिंचर एक प्रतिरोधी है। आयोडीन का एक डिंचर क्या है? प्रतिरोधी है। आयोडीन का डिंचर क्या है? प्रतिरोधी है। आयोडीन का डिंचर क्या है? प्रतिरोधी। 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 इसमें जल होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, अल्कोहल होता है। आयोडीन का डिंचर प्रतिरोधी होता है, ठीक है। तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है। तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है क्या? एसीटोन नहीं होता है। बाकी जल होता है, अल्कोहल होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। इथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल मिलाने पर क्या होता है? पेट्रोल मिलाने पर क्या होता है? लेड ऑक्साइड विलोपन हो जाता है। क्या होता है? लेड ऑक्साइड विलोपन हो जाता है। इथिलीन डाइब्रोमाइड को मिलाने से क्या होता है? लेड ऑक्साइड विलोपन हो जाता है। इथिलीन डाइब्रोमाइड को क्या होता है? मिलाने से क्या होता है? पेट्रोल में लेड ऑक्साइड विलोपन हो जाता है। लेड ऑक्साइड क्या होता है? विलोपन होता है। पेट्रोल में इथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाते हैं, पेट्रोल में इथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाते हैं तो क्या होता है? लेड ऑक्साइड विलोपन हो जाता है। लेड का ऑक्साइड जो होता है विलोपन हो जाता है। इथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाते हैं तब पेट्रोल में। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं। लेड ऑक्साइड का विलोपन हो जाता है किसके कारण? इथिलीन डाइब्रोमाइड के कारण। इथिलीन डाइब्रोमाइड के कारण किसके कारण क्या होता है? इथिलीन डाइब्रोमाइड के कारण क्या होता है? लेड ऑक्साइड विलोपन हो जाता है। इथिलीन डाइब्रोमाइड के कारण क्या होता है? लेड ऑक्साइड विलोपन हो जाता है। किससे? पेट्रोल से। पेट्रोल में मिलाया जाता है इथिलीन डाइब्रोमाइड। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं होगा? नायलॉन आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बाकी ऊन है बहुलक, चमड़ा भी बहुलक है, रेशम भी बहुलक है, लेकिन सब नेचुरल है। ऊन, चमड़ा, रेशम सब नेचुरल बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है। ऊन, रेशम, चमड़ा ये सब नेचुरल पॉलीमर है। ऊन, रेशम, चमड़ा, रेशम, स्किन वगैरह ये सब जो होता है, ओके, क्या ये सब क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर है। लेकिन नायलॉन नेचुरल नहीं है। नायलॉन क्या है? नेचुरल नहीं है। नायलॉन नेचुरल नहीं है। बाकी ऊन बहुलक है, चमड़ा भी बहुलक है, रेशम भी बहुलक है, नायलॉन भी बहुलक है, लेकिन नेचुरल नहीं है। नेचुरल बहुलक नहीं है नायलॉन, लेकिन बहुलक है। चमड़ा है नेचुरल बहुलक, ऊन भी नेचुरल बहुलक है, रेशम भी नेचुरल बहुलक है।